Hello guys, welcome back to my channel, and in this video we will be discussing about the topic IUCN classification of conservation priority. देखिए सबसे पहले IUCN क्लासिफिकेशन समझने से पहले एक बार पहले रेड डेटा बुक को देख लेते हैं कि रेड डेटा बुक क्या है। तो रेड डेटा बुक का अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो रेड डेटा बुक एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली स्पीसीज को लिस्ट करता है विच आर फेसिंग द वेरियस लेवल्स ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क अलॉन्ग विद डेटा ऑन देयर पॉपुलेशन स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो रेड डेटा बुक क्या एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन का जिन पर रिस्क है उनका लिस्ट वगैरह रहेगा और उस स्पीसीज का डेटा, उनके पॉपुलेशन से रिलेटेड उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उन पे क्या थ्रेट्स हैं, क्या कंजर्वेशन मेजर्स हैं, उससे रिलेटेड डेटा रहता है। अगर हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है रेड डेटा बुक का, दैट वाज डेवलप्ड बाय द IUCN, जिसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आने वाली स्लाइड में हम इसको भी देखेंगे IUCN क्या है। और जो फर्स्ट जो डेटा जो रेड डेटा बुक है उसको 1966 में पब्लिश किया था। और अब जो रेड डेटा बुक है इट हैज इवॉल्व्ड इनटू द वाइडली रिकॉग्नाइज्ड IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। सो ये IUCN की जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज है ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और इसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। ठीक है, नाउ रेड डेटा बुक के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रेड डेटा बुक से हम क्या ऑब्जेक्टिव चाहते हैं। सबसे पहला हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और आइडेंटिफाई के साथ हम साथ ही उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं उन स्पीसीज को विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सेकेंड थिंग, हम अपनी कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए एक साइंटिफिक बेसिस जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं। थर्ड, हम एंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं रेड डेटा बुक से कि क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है जिस पे डेंजर है। और साथ ही साथ रेड डेटा बुक गवर्नमेंट्स को भी गाइड करेगी और ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करेगी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं रेड डेटा बुक के। अगर हम फीचर्स देखें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रेड डेटा बुक, तो रेड डेटा बुक जो है इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन दी स्पीसीज पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो जो स्पीसीज है विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन उनके क्या पॉपुलेशन ट्रेंड चल रहे हैं उस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, वो स्पीसीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, उसका इकोलॉजिकल डेटा वो सब इंक्लूडेड रहता है। क्या थ्रेट्स हैं, वो थ्रेट्स हाईलाइटेड रहते हैं, हैबिटेट लॉस की वजह से है, पोचिंग है या क्लाइमेट चेंज है, तो वो थ्रेट्स भी हाईलाइटेड रहते हैं। क्या कंजर्वेशन एक्शंस ले सकते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं और करंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसे पीरियोडिकली अपडेट भी किया जाता है। नाउ इंडिया में भी एक रेड डेटा बुक है। इंडिया खुद की जो रेड डेटा बुक है उसको मेंटेन करता है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जो है वो फोना के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है फ्लोरा के लिए यानी प्लांट्स के लिए और ट्रीज के लिए, तो वो रेड डेटा बुक मेंटेन करते हैं। और इंडिया की रेड डेटा बुक जो है वो डॉक्यूमेंट करती है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया की, जैसे कि बंगाल टाइगर है, इंडियन एलिफेंट है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो उनको डॉक्यूमेंट करती है। साथ ही साथ हेल्प करती है कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉस को इंप्लीमेंट करने में ये हमारी जो इंडिया की रेड डेटा बुक है वो हेल्प करती है। अब हम IUCN क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि IUCN ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है प्रायोरिटी को, कंजर्वेशन प्रायोरिटी को। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि स्पीसीज को, जो डिफरेंट स्पीसीज है, बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कैटेगराइज किया है, एसेस किया है। तो स्पीसीज जो विच आर एट द रिस्क ऑफ देयर एक्सटिंक्शन उसको एसेस किया है और फिर उनको कैटेगराइज किया गया है। IUCN क्लासिफिकेशन के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ये प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करना चाहता है एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल सिस्टम फॉर असेसिंग द एक्सटिंक्शन रिस्क।
तो जो एक्सटिंक्शन रिस्क है स्पीसीज का, उसके लिए ग्लोबल सिस्टम जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो, साथ ही साथ स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाए विच आर नीडिंग द अर्जेंट कंजर्वेशन एक्शन, पॉलिसी मेकर्स को गाइड करना, कंजर्वेशन प्लानिंग को गाइड करना, वो सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया यूज कर रहा है IUCN? सो स्पीसीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया विच आर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल कह सकते हैं हम, क्वांटिटेटिव जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। उसमें जो फर्स्ट है इट इज द पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज इज वन क्राइटेरिया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मैच्योर इंडिविजुअल्स इन ऑफ द स्पीसीज। सेकंड इज द रेट ऑफ डिक्लाइन कि पर व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम, तो उसका किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है वो भी इसमें कवर्ड है। नेक्स्ट इज द ज्योग्राफिक रेंज। ज्योग्राफिक रेंज का मतलब है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अकरेंस एंड द एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी। उस स्पीसीज ने कितना ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया है और क्या उसका एक्सटेंट है, वो इसमें आता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से उनका डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन किस तरीके से फ्रेगमेंटेड है, कितनी फ्रेगमेंटेड है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ आइसोलेशन, वो आता है। एंड फिफ्थ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। उस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं आने वाले सालों में, कुछ सालों में, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिकल के रिस्क असेसमेंट मॉडल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन को निकाला जाता है। तो इन पांच क्राइटेरियाज के थ्रू जो है स्पीसीज हैं उनको असेस करके उनको कैटेगराइज किया जाता है। देखिए, अगर हम एक इसका ओवरव्यू देख लें, IUCN क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू, तो इसमें सबसे ऊपर में अगर देखें एज पर द एक्सटिंक्शन रिस्क हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एक्सटिंक्शन रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमारा एक्सटिंक्शन रिस्क जो होगा वो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डेट आर एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन सेकंड इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसको EW कैटेगरी रहता है। देन आती है थ्रेटन्ड कैटेगरीज। सो थ्रेटन्ड कैटेगरीज जो हैं जिन पे थ्रेट है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल है। देन उसके नीचे अगर देखें तो जो थ्रेटन कैटेगरीज में नहीं है वो है नियर थ्रेटन एंड लीस्ट कंसर्न। देन वन कैटेगरी इज डेटा डेफिशिएंट एंड वन इज नॉट इवेल्युएटेड। सो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में कुछ को हम इवेल्युएट नहीं करते हैं तो नॉट इवेल्युएटेड में चली जाती है, बाकी को हम इवेल्युएट करते हैं। तो जितनों को हम इवेल्युएट करते हैं उसमें से कुछ के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, वो डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में चली जाती है। बाकी सबके लिए हमारे पास एडिक्वेट डेटा है तो हम उसमें एडिक्वेट डेटा लगा करके उनको कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरीके से IUCN क्लासिफिकेशन वर्क करती है। नेक्स्ट हम एक एक इंडिविजुअल जो IUCN क्लासिफिकेशन है उसको एक बार ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इज EX। सो एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है कि नो नॉन इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में उस स्पीसीज के कोई भी इंडिविजुअल, एक भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए जो टेक्सॉन है इट इज प्रेज्यूम्ड एज एक्सटिंक्ट व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वेज इन नोन एंड और एक्सपेक्टेड हैबिटेट एट एप्रोप्रिएट टाइम्स, यानी डायurnal, सीजनल, एनुअल हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल। यानी कि हम एक स्पीसीज को कब एक्सटिंक्ट बोलेंगे, जब हमने कुछ काफी सारे एग्जॉस्टिव सर्वेज किए। एग्जॉस्टिव सर्वेज हमने कहां पे किए, उसके उस स्पीसीज के एक्सपेक्टेड हैबिटेट में किए। ठीक है, या तो हमें पता था नोन हैबिटेट था उसका कि यहां पे ही मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड था, फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे किया, या तो डायurnal पे किया, डायurnal मतलब वन डे, डेली बेसिस पे, डायurnal पे किया, या सीजनल
हमने किया या हमने एनुअल किया, जो भी अप्रोप्रिएट था, और वो हमने सर्वे किया, बट उस सर्वे में एक भी इंडिविजुअल उस स्पीसीज का हमें नहीं मिला, तो वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जाएगा। इसका एग्जांपल है डोडो। ठीक है, डोडो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। सेकेंड इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW। तो here in this category species survive only in captivity और artificial environment, यानी artificial environment या captivity में तो है वो species exist करता है, उसको कहीं पर किसी केज में या तो किसी artificial environment में, zoo में, या कहीं ना कहीं उसको survive करके रखा हुआ है humans ने, but वो extinct है wild में। extinct wild में है क्योंकि हमने जो एग्जॉस्टिव सर्वेस किए उसके एक्सपेक्टेड हैबिटेट में या नोन हैबिटेट में अप्रोप्रिएट टाइम में सिमिलरली उसके लिए, तो उसमें हमें कोई भी इंडिविजुअल नहीं मिला, इसलिए वो एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल सम स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स दे आर प्रिजर्व्ड इन दी बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स में वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है कुछ प्लांट्स की, बट वाइल्ड में वो नहीं है। फिर थर्ड जो इसमें कैटेगरी आती है विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो स्पीसीज है विच आर हैविंग द एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर, यानी आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में बहुत ज्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। उसका जो क्राइटेरिया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, उसमें अगर देखें तो रिडक्शन इन पॉपुलेशन जो है इट इज ग्रेटर देन 90% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 सालों में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन का रिडक्शन है। पॉपुलेशन साइज अगर देखें तो इट इज लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी ये कहता है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इज एटलीस्ट 50% विद इन 10 ईयर्स, यानी कि नेक्स्ट 10 साल में प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी वाइल्ड में इट इज एटलीस्ट 50%। इसका एग्जांपल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एंडेंजर्ड कैटेगरी जो है EN, इसमें वो स्पीसीज है विच आर हैविंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, यहाँ पे वेरी हाई रिस्क हो गया, और यहाँ इमीडिएट फ्यूचर था, यहाँ पे नियर फ्यूचर हो गया, यानी थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया। क्राइटेरिया अगर हम देखें जो क्वांटिटेटिव वाला है तो रिडक्शन इन पॉपुलेशन यहाँ पे 70% है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। पॉपुलेशन साइज जो है द नंबर इज लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा जो है वो ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इज एट लीस्ट 20% विद इन दी 20 ईयर्स। सो नेक्स्ट 20 ईयर्स में, विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा वाइल्ड में, इट इज एट लीस्ट 20%. Then fifth category is called as vulnerable, VU. So vulnerable category जो है उसमें high risk of extinction है in the medium term. तो जो endangered में जो very high risk था वो यहाँ पे high risk हो जाता है, टाइम भी थोड़ा बढ़ जाता है which is medium term. अगर हम क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि कौन स्पीसीज इसमें फॉल करेगी, तो फर्स्ट वन इज द रिडक्शन इन पॉपुलेशन जिनका ग्रेटर देन 50% हुआ है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। पॉपुलेशन साइज जहां पे लेस देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जहां पे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड जो है इट इज एट लीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स। नेक्स्ट 100 ईयर्स में प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा एट लीस्ट 10%। और फॉर एग्जांपल जो इंडियन एलिफेंट है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। नेक्स्ट इज नियर थ्रेटेंड, एंटी कैटेगरी। सो नियर थ्रेटेंड आर दोज स्पीसीज विच आर close to qualifying for a threatened category in the near future. So threatened category में तीन categories जो आ गई, critically endangered और vulnerable. So ये तीन species threatened category में है। तो जो अभी threatened में नहीं है वो near threatened में है and it is close to classifying for threatened category. Least concern जो species होती हैं which are having very low risk of extinction, they are widespread, they are abundant, यानी बहुत सारी स्पीसीज हैं, abundant हैं, अभी उनपे उतना एक्सटिंक्शन का रिस्क नहीं है। देन नेक्स्ट इज डेटा डेफिशिएंट जो है, डेटा डेफिशिएंट वो स्पीसीज होंगी जिनके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, जिससे हम
एसेस कर पाए एक्सटिंक्शन रिस्क को। तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम एसेस कैसे करेंगे कि कितना रिस्क है, तो डेटा डेफिशिएंट में जाएगा। और एनी आर द नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरीज वो स्पीसीज होती है जिनको हमने एसेस ही नहीं किया अंडर द आईयूसीएन क्राइटेरिया, हमने उनको इवेल्युएट नहीं किया। सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करें कि आईयूसीएन क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आईयूसीएन क्लासिफिकेशन बायोडायवर्सिटी असेसमेंट करने में एक ग्लोबल बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है कि वो अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करें, किन स्पीसीज के लिए कितना आपको प्रायोरिटी देना है, वो हेल्प करता है। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और रिसर्च में भी हेल्प करता है कि जब कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी और उससे उस डेवलपमेंट एक्टिविटी का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा तो उसमें ये चीज देखी जाएगी कि उस एनवायरमेंट में कोई ऐसी स्पीसीज तो नहीं है विच आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो वो ईआईए का पार्ट होता है, तो उसमें हेल्प करता है। अगर हम एप्लीकेशंस देखें कि इंडिया के लिए क्या हेल्पफुल है आईयूसीएन क्लासिफिकेशन, तो ये हेल्प करता है इंडिया को भी कि वो इंडिया की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसीज में और बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान्स में हेल्प करता है। जो हमारे एक्शन प्लान्स चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स चल रहे हैं प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स पॉलिसीज में, उसमें हेल्प करता है कि किसमें कितना हमें कंजर्वेशन प्लानिंग वगैरह करनी है। फिर it helps identify the species for legal protection under the Wildlife Protection Act of 1972. So Wildlife Protection Act 1972 में जो हमें स्पीसीज को लीगल प्रोटेक्शन देना है उसमें भी हेल्प करता है, हमारी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को गाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको भी गाइड करता है। देन नेक्स्ट इज आईयूसीएन को भी देख लेते हैं कि वो आईयूसीएन जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है आईयूसीएन का। आईयूसीएन जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचर को कंजर्व करने के लिए और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करने के लिए ये डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। ओरिजिनली जो इसका नाम था दैट वाज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। सो आईयूपीएन था विच इज प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर, अब उसको चेंज करके प्रोटेक्शन को कंजर्वेशन में कर दिया, तो प्रोटेक्शन की जगह पे कंजर्वेशन आ गया, आईयूसीएन हो गया। अगर हम इसके नेचर और इसके स्ट्रक्चर को समझें इस यूनियन के, सो एक मेंबरशिप यूनियन है बेसिकली। आईयूसीएन इज अ यूनिक मेंबरशिप यूनियन, इसमें गवर्नमेंट्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो सब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और सब डिफरेंट गवर्नमेंट्स और एनजीओ सब एक तरीके का एक मेंबरशिप बना करके एक यूनियन जो है ये एस्टेब्लिश जो है किया गया है। अगर हम इसके मेजर फंक्शंस को देखें कि आईयूसीएन क्या क्या मेजर फंक्शन करता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है द असेसमेंट ऑफ द बायोडायवर्सिटी। तो आईयूसीएन जो है जैसे बताया कि वो आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज को पब्लिश करता है विच इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द स्पीसीज कंजर्वेशन स्टेटस। तो स्पीसीज का भी क्या उन पे रिस्क है और उनका क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, उसकी इन्वेंट्री जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है उसको पब्लिश करता है, यानी बायोडायवर्सिटी को असेस करके पॉलिसी गाइडेंस देता है। जो गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनको साइंटिफिक गाइडेंस, साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स जो बने हुए हैं डिफरेंट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनमें कंट्रीब्यूट करता है। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, तो स्पीसीज कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज और इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे वर्क करता है। तो कंजर्वेशन स्पीसीज की कंजर्वेशन भी है इसमें, प्रोटेक्टेड एरियाज और इकोसिस्टम को मैनेज करने पे वर्क करता है, तो उसके कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं आईयूसीएन के। रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग, तो ये डेटा जनरेट करता है, कुछ टूल्स देता है, कुछ गाइडलाइंस देता है कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए। तो कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए जो डेटा चाहिए कुछ डेटा भी प्रोवाइड करता है, कुछ साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक गाइडलाइंस, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करता है
IUCN कंट्रीज को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है कि वो अपनी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को बनाएं, उनको इंप्लीमेंट करें। तो उनको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो IUCN जो है प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।